भारतीय युवा कांग्रेस के इस बुनियाद सम्मानित अध्यक्ष और अभी यूथ कांग्रेस बिहार में निर्वाचित होकर आए हम लोगों के सबके प्रिय गरीब दास जी, मंच पर उपस्थित हम सबों के गार्जियन तुल्य पूर्व राज्यपाल, पूर्व सांसद और पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी बिहार के चेयरमैन आदरणीय निखिल बाबू, बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष मेरे बड़े भाई आदरणीय मदन मोहन झा साहब, आदरणीय विजय शंकर दुबे साहब, आनंद शंकर जी, सम्मानित विधायक ब्रजेश पांडे जी, पूर्व अध्यक्ष ललन जी और यूथ कांग्रेस के प्रभारी राजेश सनी जी, संतोष गोलकुंडा जी, पूजा शाह जी, सुमित वशिष्ठ जी, पार्थिव राज जी, उपाध्यक्ष आशुतोष कुमार त्रिपाठी जी, मुदस्सिर शम्स जी, अमरदीप कुमार जी, ईसा यादव जी, खुशबू कुमारी जी, खुर्रम करुण जी और यूथ कांग्रेस के सभी सम्मानित साथीगण, पूर्व अध्यक्ष गुंजन पटेल जी, पूर्व विधायक बंटी चौधरी जी, प्रभात कुमार सिंह जी, आईपी गुप्ता जी, निर्मल वर्मा जी, अभय कुमार सार्जन जी, दौलत इमाम साहब, डॉक्टर अजय बाबू मंटन जी, प्रद्युमन राय जी, अभी कांग्रेस में आई साधना जी, सौरभ जी, ज्ञान जी और छुटे हुए सब। अभी तो अध्यक्ष आप बने नहीं हैं सर। मैं हृदय से युवा कांग्रेस के सभी साथियों को और विशेष तौर से गरीब दास जी को और सनी जी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आपने इस तरह का प्रशिक्षण शिविर पटना में आयोजित करने का काम किया है। कल परसों जब मैं दिल्ली में था, वहाँ भी आपके शिविर की चर्चा भिन्न भिन्न नेताओं से हो रही थी। कुछ लोग यहाँ आने वाले हैं, कुछ लोग कल आने वाले हैं और मैं सुनना चाहता था आदरणीय विजय शंकर दुबे जी, जो 70s में कभी यूथ कांग्रेस में ज्वाइन किए होंगे, आदरणीय मदन मोहन झा साहब, जो ये भी 70 के दशक में यूथ कांग्रेस से अपनी यात्रा की शुरुआत की। मैं कभी यूथ कांग्रेस में रहा नहीं और मुझे बहुत ज़्यादा अनुभव यूथ कांग्रेस का नहीं है, लेकिन जब पटना विश्वविद्यालय का मैं साइंस कॉलेज का छात्र था, 1977 में आया था पढ़ाई करने, उस समय स्वर्गीय मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री थे। लेकिन जब कभी यूथ कांग्रेस का कोई कार्यक्रम होता था, कोई प्रदर्शन होता था, तो पूरा पटना सहम जाता था। पूरा पटना, केवल मैं विश्वविद्यालय की बात नहीं कर रहा हूं, आपकी ताकत इतनी हुआ करती थी कि सब कुछ प्रायः ठप हो जाता था, पुलिस प्रशासन भी परेशान होता था। लेकिन अब धीरे धीरे समय बदला और समय के साथ संगठन में भी बदलाव हुआ। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि उस समय संजय गांधी जी के नेतृत्व में हो, जिसके भी नेतृत्व में, कांग्रेस की जो पुनर्वापसी 1980 में हुई, फिर से मिसेज गांधी प्रधानमंत्री बनी,
तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा कारक अगर कोई था तो यूथ कांग्रेस के साथी थे। और इस भूमिका का निर्वहन आज भी आपको करना है। आदरणीय निखिल बाबू ने मेरे यात्रा का जिक्र किया, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं यात्रा का जब शुरुआत किया तो शाम होते होते, शुरू में तो प्रदेश कांग्रेस का झंडा जब शुरू होता था तो ज्यादा होता था, लेकिन जब शाम होता था 2 बजे लंच के बाद जो यात्री चलते थे उसमें प्रदेश कांग्रेस के लोग थक जाते थे और हम लोगों का झंडा कम हो जाता था। उस समय यूथ कांग्रेस के ही लड़के झंडा लेके सबसे आगे रहते थे और कई लोग आके कंप्लेन करते थे, इतना देखिए ना यूथ कांग्रेस वाला झंडा सभी आगे लेके चल रहा है, हम लोगों का झंडा है ही नहीं। हमने तो इसमें बुराई क्या है? ये लोग क्या कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं है? इन लोगों में ज्यादा ऊर्जा है, ज्यादा शौर्य है, तो अपना झंडा लेके चलता है। आप लोग थक जाते हैं, पहले दिखाने आते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वापस चले जाते हैं। तो ये लगातार चलते रहा। कुछ लोगों को अगर याद होगा तो मैं जब मोतिहारी में एक दिन यात्रा में था, मदन भैया मैं सच बोल रहा हूँ कि देखते हैं कि यूथ कांग्रेस का लड़का लोग कितना चलता है, तो मैं चलता हूँ, तेज चलता हूँ, और शाम के वक्त में मैं सचमुच तेज चला तो उसमें कुछ लोग ही शायद यूथ कांग्रेस के बच्चे होंगे मेरे साथ चलने में, जब मैं तेज शुरू किया चलना। तो ये नहीं कि मैं आपको हराने के लिए किया, मैं ये बताने के लिए कह रहा हूँ ये बात कि आप जितना चलेंगे मैं उतना चलने को तैयार हूँ। प्रदेश कांग्रेस हमेशा तन मन धन से चाहता है कि यूथ कांग्रेस का लोग आगे बढ़े, और ये भी मैं आपको इस मंच के माध्यम से प्रशिक्षण शिविर में कहने आया हूं कि जो भी आप हिस्सेदारी की मांग उठाते हैं, सनी जी आप तो ऑलमोस्ट बिहार के ही हो गए हैं, मैं आपको बाहर का प्रभारी उभारी नहीं मानता हूं, क्योंकि जितने साथियों को जब कभी कोई कार्यक्रम होता है सनी जी जरूर उपस्थित रहते हैं, और पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूँ। एक और अच्छी चीज जो राहुल जी को भी मैं बधाई दूंगा इस बात के लिए कि कई साथी आपस में कांग्रेस में जब हम लोग बैठते हैं तो चर्चा होती है कि ये चुनाव करा के राहुल जी ने गलत किया और उसी से शायद संगठन कमजोर हो। मैं इसको पूरा नहीं मानता, क्योंकि गरीबदास चुनाव जीत गए, वहीं आशुतोष त्रिपाठी भी चुनाव लड़ा था। मैं तो यात्रा में दोनों को देख रहा था, दोनों झंडा लेके वैसे ही चल रहे थे, तो इसमें कोई आपस की नाराजगी है नहीं। एक भाई अध्यक्ष हो गया, दूसरा उपाध्यक्ष हो गया, लेकिन सब मिलके कांग्रेस को ताकत दे रहे हैं, राहुल जी को ताकत दे रहे हैं। तो ये हेल्दी कंपटीशन मुझे नहीं लगता है कि कोई खराबी है, केवल समन्वय वो तो थोड़ा बहुत हम लोगों में भी है। अब एक ही जगह पे हम लोग टिकट के 5 आदमी उम्मीदवार होते हैं तो खींचतान होता है। उसी तरह से यूथ कांग्रेस में या और जो NSCY है, बाकी संगठन में भी, लेकिन जरूरत है इसको चुस्त दुरुस्त करने का सनी। और जिस बात का निखिल बाबू ने जिक्र किया, हम बिहार में आज खड़े हैं, ये कुछ आके बोलते हैं मोदी जी 2014 के बाद, एक तो चौक चौराहे पर, केवल यही नहीं, चौक चौराहे पर जरूर जाइए, शहर में चाय के दुकान पे जरूर जाइए, क्योंकि वही जगह है जहां इशू पर बातचीत शुरू होती है। और RSS के लोग, बीजेपी के लोग चौक चौराहा जरूर पकड़े आपको मिलेंगे, और राहुल जी की शिकायत, कांग्रेस की बुराई, कांग्रेस की नीतियों की बुराई, कांग्रेस ने क्या किया, उसको उससे मुंह मोड़ के भागने की जरूरत नहीं है। वहां मजबूती से अपनी बात रखने की जरूरत है। इतना बड़ा लीडर हम लोगों का जो सच की लड़ाई लड़ रहा है, इतना बड़ा लीडर जो 4000 किलोमीटर का पदयात्रा करता हो पूरे देश की स्थिति को जानने के लिए, हमको नहीं लगता है कि महात्मा गांधी के बाद किसी और ने लीडर ने ये काम किया हो। तो उसमें हमको पीछे, आप बताइए, कहीं प्रजातंत्र है, जमहूरियत है इस देश में, कहीं कोई भाषण हो गया महिला सशक्तिकरण पर, महिलाओं के अत्याचार पर, उसके लिए पुलिस चली जाती है। वजह वो नहीं है, वजह है अदानी
का लाखों करोड़ों का जो घोटाला हुआ, उसमें कैसे मुंह बंद किया जाए। हम लोग भी, हम निखिल बाबू उस समय लोकसभा में काम करते थे, उसके बाद भी 5 साल और कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, यही ईडी था, यही सीबीआई था। उस समय केवल 112 छापे 10 साल के उनके कार्यकाल में पड़ा था, और आज 3200 से ज्यादा छापा मारा गया इनके 8.5-9 साल के रिजिम में। तो यूथ कांग्रेस के लोगों को ये चौक चौराहे पर बताने की जरूरत है, इसकी ट्रेनिंग लेने की जरूरत है। और 3200 छापे में से 95% अपोजिशन लीडर्स यहाँ पड़ा है। उसमें भी अगर आप ये करेगा तो सबसे ज्यादा छापा कांग्रेस के नेताओं के यहाँ पड़ा है। अभी सब हम आप गए हुए थे, अधिवेशन चल रहा था, और 3 दिन पहले ईडी सीबीआई का छापा, जो लोग आपका आयोजन में लगे हुए थे, जो मंत्री, जो विधायक, जो सीनियर लीडर्स, उनके यहाँ छापा पड़ रहा था। यहाँ लालू यादव एग्जाम्पल है, उनके पूरे परिवार को जिस स्थिति में है, मानवता भी शर्मसार हो जाएगी। किडनी ट्रांसप्लांट करा के आए हैं, और उनके यहाँ होली के दिन उनकी पत्नी से पूछताछ, उसके दूसरे दिन उनसे पूछताछ, फिर उनके यहाँ सीबीआई का रेड। टीएमसी हो, आम आदमी पार्टी हो, जो भी अपोजिशन की पार्टियां हैं, 95% छापा भारतीय जनता पार्टी का विपक्षी दल के नेताओं के यहाँ, विपक्षी पार्टियों पर हो रहा है। और यहाँ जो ईडी के घेरे में थे, सीबीआई के घेरे में थे, शर्मा जी हम लोग कांग्रेस पार्टी में काम करते थे, आज जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, जैसे ही भारतीय जनता पार्टी उन्होंने ज्वाइन किया तो एकदम सबसे पाक साफ हो गए। और दर्जनों एग्जाम्पल मैं इस तरह का दे सकता हूँ। तो इस बात को चौक चौराहे पर जरूर उठाने की जरूरत है, लड़ने की जरूरत है, इसको ले जाने की जरूरत है, गांव गिराव तक इस बात को पहुंचाने की जरूरत है। दूसरी बात, आप सुने होंगे 14-15 के बाद जब कभी प्रधानमंत्री बिहार में, मध्य प्रदेश में, जो बीमार हुए स्टेट है, हिंदी बेल्ट है, जहां से सबसे ज्यादा ये लोग जीत के गए, सब जगह जाके एक ही बात करते थे कि हम 2022 में किसानों की आमदनी को दुगना करने का काम करें। किसानों की आमदनी तो दुगना नहीं हुई, लेकिन लागत जरूर दुगना हो। हम लोग, स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री थे इस देश के, और इस देश के नवनिर्माण में, स्वतंत्रता आंदोलन में कांग्रेस पार्टी की जो भूमिका थी, उसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने कहा था अपने पहले पंचवर्षीय योजना में, जब वो बजट भाषण कर रहे थे, कि सब कुछ इंतजार कर सकता है, कृषि नहीं इंतजार कर सकता है। और कांग्रेस पार्टी जब भी शासन में रही, किसानों के खेत खलिहान के हक हुकूक की बात करती रही। हमको गौरव है इस बात का। फिर उस समय भी निखिल बाबू थे हाउस में, हम इसी महकमे का काम देखते थे। पहली पंचवर्षीय योजना से 11वीं पंचवर्षीय योजना तक किसी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य दुगना करने का काम नहीं किया था। 10 रुपया, 20 रुपया, ये एक परिपाटी हर बजट का बन गया था। लेकिन हम लोगों ने, मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली जो सरकार थी, वो सीधे 550 रुपया प्रति क्विंटल अगर धान का कीमत हुआ करता था वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में, तो उसको सीधे हम लोगों ने 1100 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया। 620 रुपये अगर गेहूं का कीमत था, तो उसको सीधे 1240 रुपये प्रति क्विंटल करने का काम किया। नहीं, ताली मत बजाइए, यहाँ तो हम पढ़ाई करा रहे हैं, पढ़ाई कराने ना आ जाए, आज भाषण थोड़ी है। तो कहने का मतलब ये है कि यूथ कांग्रेस के साथियों को जो आपकी उपलब्धि है उसको लेके तो जरूर जाना चाहिए बीच बीच में। आप लोगों को शायद याद नहीं होगा कि हम लोग जब शासन में आए थे 2004 में, उसके पहले आपको तो मालूम होगा, मदन भैया को मालूम होगा, कि वाजपेयी जी के प्रधानमंत्रित्व काल में जो व्यवसायी भाई, जो बड़े लोग गाड़ी खरीदने जाते थे, उनको इंस्टीट्यूशन से लोन मिलता था 8% पर।
और हमारा किसान भाई जब ट्रैक्टर खरीदने जाता था, कोई कृषि उपकरण खरीदने जाता था, उसके लोन के लिए जाता था, तो उसको लोन मिलता था 10%। हमको याद है मनमोहन सिंह जी ने पहली बार किसान संगठन के सभी लोगों को बुलाया प्रधानमंत्री निवास में बजट के पहले, और उन्होंने जब इन बातों की जानकारी ली कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसानों को मिले 10% पर लोन और मारुति और स्कॉर्पियो खरीदने के लिए व्यवसायियों को लोन मिले 8% पर। फिर उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के रिकमेंडेशन के बाद सीधा मुख्यमंत्री हुड्डा जी उस समय थे, उनकी अध्यक्षता में वो कमेटी थी, सारे देश भर के मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी थी, और सबके रिपोर्ट के बाद ये फैसला हुआ कि इस देश के अन्नदाताओं के साथ इस तरह की नाइंसाफी नहीं हो सकती है कांग्रेस की हुकूमत में। और कांग्रेस पार्टी ने फैसला किया कि 10% नहीं, हम 4% पर अपने किसानों को लोन देंगे, और आज भी 4% ही है, ये नहीं कि उससे फिर नीचे चला गया। अभी अभी हम लोग वहाँ जो महाधिवेशन में आप लोगों ने कृषि का ये देखा होगा, पता नहीं किसके कितने लोगों के पास है, लेकिन उसको मंगा के रखना चाहिए। ये हम लोगों का कृषि प्रधान स्टेट है पूरे देश में, जहां 68% लोग कृषि पर आश्रित हैं, वहां हम लोग के यहाँ तो आज भी 85% लोग कृषि पर ही आश्रित हैं। बिहार शायद सबसे पहला स्टेट है जहां अभी भी 85% लोग की आजीविका कृषि है। और हम लोगों ने अपने उस ये में घोषणा किया कि 6 लाख रुपए तक का जिस छोटे मझोले जो किसान हैं उन पर जो लोन है, वहाँ काफी बहस हुआ था CWC के बैठक में। चिदम्बरम साहब ने, सुरजेवाला जी ने बल्कि प्रश्न उठा दिया कि भाई 15,000 करोड़ कैसे आप लोन माफ कर दीजिएगा। लेकिन सर्वसम्मति से फिर CWC में ये पास हुआ कि भाई हम लोग सब औद्योगिक घरानों का लोन तो माफ कर देते हैं, उसमें नहीं देखते हैं कि 15 लाख करोड़ है कि 10 लाख करोड़ है। और ये अदानी का इतना बड़ा घोटाला जब देश में हुआ और प्रधानमंत्री की चुप्पी, उसमें हम किसानों के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकते। तो हम लोग ने घोषणा हुआ और सर्वसम्मति से 4-5 लोग इसके विरोध में बोले, बाकी 90% कांग्रेस के जो बड़े नेता थे सबने फैसला किया कि नहीं, 6 लाख रुपया तक का जो लोन है अगर हमारी सरकार बनती है हम सबको माफ करने का काम करें। तो ये इशू भी बड़ा इशू है, खास करके बिहार के लिए और आसपास के स्टेट के लिए। तो इसको लेके जाने में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी किया है। जब हम लोग की सरकार थी यूपीए की, हम लोगों ने 72,000 करोड़ रुपए की लोन की माफी की थी मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व वाली सरकार ने। और जिस तरह का आज बेरोजगारी है, जिस तरह का महंगाई है, ये जो स्थिति बनी है देश में, और अगर राहुल जी कैम्ब्रिज में जाके प्रजातंत्र पर सवाल उठाते हैं, जमहूरियत पर सवाल उठाते हैं, तो उसके लिए सरकार उनको माफी मांगने के लिए कहती है। मैं जिस हाउस का सदस्य हूं राज्यसभा का, उस हाउस के सदस्य भी नहीं है राहुल जी। वहां पीयूष गोयल जी जो सदन के नेता हैं, वो सवाल खड़ा करते हैं। सबको मालूम है इस देश में कि जिस हाउस का जो मेंबर नहीं है, वहां उसके बारे में सवाल नहीं उठाया जा सकता, फिर भी हाउस बंद किया जाता है। हम लोग रोज 267 में अदानी के घोटाले पर चर्चा पर रोज डालते हैं, कांग्रेस के साथी और विरोधी पक्ष के लोग, उसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। सीधा उधर से माफी मांगो, उपराष्ट्रपति जी खड़ा होंगे, हाउस नॉट इन ऑर्डर करके वापस चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति तो कभी देखी नहीं हम लोगों ने। आप लोग पहले से, हम लोगों से, मेरा तो 20-22 साल का है संसदीय जीवन, आप लोगों का तो 35 साल 40 साल का हो गया, और निखिल बाबू और पहले से देख रहे हैं। लेकिन कभी हम लोगों ने ऐसा नहीं देखा संसदीय इतिहास में भारत के कि ट्रेजरी बेंच के लोग हाउस स्टॉल करते हो, हाउस नहीं चलने देते हो। जिसकी जिम्मेवारी है हाउस चलाने की, वही हाउस नहीं चलने देता है, क्योंकि अदानी पर चर्चा नहीं हो जाए, अदानी पर कोई बात नहीं हो जिसमें प्रधानमंत्री जी को शर्मसार होना पड़े, इस सरकार को शर्मसार होना पड़े। जेपीसी बनाने में आपका किया जाता है,
एक 8 लाख करोड़ का घोटाला होगा हर्षद मेहता का 1992 में। उस समय भी लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे, लेकिन नरसिम्हा राव जी की नेतृत्व वाली सरकार ने जेपीसी बनाई थी। वो मेडिकल घोटाले वाले का क्या नाम है, वो भी उनका नाम हम भूल जाते हैं। 2002 में उस समय भी उस घोटाले में भी जांच कर रही थी। नहीं, बोफोर्स नहीं यार, बोफोर्स तो और पहले का नहीं, हर्षद मेहता के बाद एक और जो मेडिकल घोटाला किया पता नहीं है ना। एनीवे नाम महत्वपूर्ण नहीं है। 2002 में उस समय भी सुप्रीम कोर्ट जांच कर रही थी, फिर भी सरकार ने जेपीसी बनाई थी। वो छोड़ दीजिए, 2G जो कोयला घोटाला जो सब कुछ खत्म हो गया, 2G घोटाले में स्वर्गीय अरुण जेटली जी गए थे और वहां सुप्रीम कोर्ट, उस समय भी जांच हो रही थी, फिर भी मनमोहन सिंह जी की नेतृत्व वाली सरकार ने जेपीसी बनाई थी। आज जेपीसी क्यों नहीं बनेगा? आज जेपीसी की चर्चा नहीं हो सकती है सदन में? तो ये प्रजातंत्र का गला नहीं घोटा जा रहा है, संविधान का गला नहीं घोटा जा रहा है, तो और क्या है? जहां आपको अभिव्यक्ति की भी आजादी नहीं है। लगता है कि एकदम पूरा पुलिस फोर्स, जैसे अब हम लोग जब निकलते हैं हाउस से और बयान देने जाते हैं, उस समय लगता है कि 2-3 हजार पुलिस फोर्स खड़ा रहती है, जैसे हम लोग कोई क्या करने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति बनी है। इसमें यूथ कांग्रेस के साथियों का न केवल नैतिक दायित्व है, बल्कि इस ऐतिहासिक दायित्व है अपने पूर्वजों के रोल पर चलने का और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाने का, राहुल जी को मजबूत बनाने का। राहुल जी का नेतृत्व है और राहुल जी हमको, मदन भैया को, निखिल बाबू को, विजय शंकर दुबे जी को शायद उतना उनके दिल में हम लोग स्थान नहीं रखते हैं जितना यूथ कांग्रेस के साथी रखते हैं। इस बात को पूरा देश और पूरा कांग्रेस पार्टी जानता है। और अभी तो राहुल जी के लिए ही सबसे बड़ा चैलेंज। इसलिए मेरा एक ही प्रार्थना और निवेदन है कि आप लोग ट्रेनिंग तो करिए और पूरे ईमानदारी, जोश में कभी कभी थोड़ा गड़बड़ी हो जाता है, वो उसको हटा दीजिए, लेकिन ऐसा ट्रेनिंग लीजिए जिसमें सब लोगों का इज्जत सम्मान, महिलाओं का, बड़े बुजुर्गों का, कांग्रेस पार्टी के नेताओं का, ये भी सब आप लोगों को ट्रेनिंग दिया ही जाता होगा, मैं जानता हूँ इस बात को। लेकिन साथ साथ कांग्रेस के कार्यक्रमों को भी गांव टोले तक पहुंचाने का आप सबसे बड़ा अस्त्र हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, सबसे बड़ी ताकत है इस पार्टी के लिए और राहुल जी के लिए। हमको लगता है कि इस महती भूमिका का निर्वहन आप जरूर करेंगे और आने वाले चुनाव में निश्चित रूप से हम सभी पार्टी मिलके, आज 17-18 पार्टी पूरी गोलबंदी से, अब किसी को कोई हिचकिचाहट नहीं है। सब लोग कहते हैं, कल आज ही मैं अभी दुबे साहब को मैं बता रहा था कि कल संजय सिंह हमको मिले थे, आप पार्टी के जो नेता हैं वहाँ, वो कहे कि आप लोग क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं, प्रधानमंत्री डिक्लेयर करिए राहुल जी को। हम कहे भाई आपको केजरीवाल जी से बुलवाइए, बाकी सब नेता बोले तो फिर कांग्रेस पार्टी कोई तय करे। तो उसमें यूथ कांग्रेस की प्रासंगिकता सबसे ज़्यादा है और मैं आपको फिर से इस प्रशिक्षण शिविर में आए हुए सभी साथियों को हृदय से बधाई, शुभकामना देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। और मुझे लगता है कि 2 दिन का जो ट्रेनिंग होगा उसके बाद और सशक्त होकर गरीबदास के नेतृत्व में आप उभरेंगे। गरीबदास को फिर से उनके पिताजी को याद करते हुए उन्होंने किस तरह से कांग्रेस की सेवा की है, किस तरह से हमेशा जब कभी इनके घर पर दरवाजे पर गए तो वहाँ राजीव जी का, इंदिरा जी के नाम पर ज्योति जलाते रहे पूरे जिंदगी को, और वो उस भूमिका का निर्वहन आपको भी करना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत राहुल कहाँ है? तुम्हारा मुख खुल गया, हलवाई वाला यार।